अस्सलाम वालेकुम शाहराए दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ और मेरे साथ है इमरान वसीम भी अपना यूट्यूब व्लॉग जो है वो करते हैं। आ, वो भी आप देखा कीजिए, अगर आपको पसंद है तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो आज इमरान वसीम से हम बात करेंगे। आज इमरान जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए थे, जहाँ पे इमरान खान साहब की ज़मानत मंजूर हो गई है और वहाँ वो पेशी पे कैसे आए, सिक्योरिटी इंतज़ाम क्या थे, वहाँ इन्होंने अपनी आँखों से क्या ऐसे मनाजिर देखे, उस पर बात करेंगे। और दूसरी एक और ख़बर है जिसके ऊपर भी बात करेंगे, और वो ख़बर है एक 4 मई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर हुआ है। वो मुकदमा है क्या, उस मुकदमे का पेश और पस मंज़र क्या है, और ये मुकदमा चीफ जस्टिस ही के बेंच के अंदर क्यों समाअत के लिए मुकर्रर हुआ है। तो बड़ी दिलचस्प कहानी है, वो ज़रूर सुनिएगा और इस व्लॉग को आप आखिर तक ज़रूर देखिएगा। बहरहाल कुछ डेवलपमेंट्स हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। तो इमरान वसीम से शुरू करते हैं। इमरान, आप आज गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वहाँ पे एक आमद थी बड़ी शख्सियत की। जो हमने विजुअल्स देखे हैं उसमें तो वो जो है वो कोई बुलेट प्रूफ जो है वो केबन्स, पता नहीं क्या क्या प्लेटें उठाई हुई थी, और इमरान खान साहब उसके झुरमुंड में थे। इमरान खान साहब का कवर्ड भी था। ये सारा क्या माहौल था वहाँ पे? कुछ गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं, क्या हुआ था? सदीकी साहब, आप जानते हैं कि साफ़ी होने के नाते हमारी मजबूरियां भी होती हैं। और जब ये आप बात कह रहे थे ना कि इमरान वसीम वहाँ पे गए और जाके आज की अदालती कार्रवाई को विटनेस मैंने किया। वहाँ पे 3-4 अहम चीज़ें तो मीडिया जो रिपोर्ट नहीं कर सका है या जिस तरीके से होनी चाहिए थी उस तरीके से रिपोर्ट नहीं, वो तमाम चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँ। लेकिन जब आपने ये बात कही ना कि इमरान वसीम वहाँ पर गए, तो मुझे वो मरहूम आमिर लियाकत साहब याद आ गए। ओए होए, क्यों? जो इमरान खान साहब एतमाद का वोट ले रहे थे ना, तो उनसे पूछा गया एतमाद का वोट हो गया तो भाई आप कैसे आए? उन्होंने कहा जी हम आए नहीं, हम लाए गए हैं। फिर उनसे सवाल किया गया कि कौन लाए हैं? उनका जी वही लाए हैं जो लाने वाले होते हैं। तो हमारी भी मजबूरियां होती हैं। मैं गया नहीं था, मुझे भेजा गया था। अच्छा, रात फ़ोन आया था भाई आपने जाके इस कार्रवाई को कवर करना है। नौकर की ते नखरा की नौकर की ते नखरा की, साफ़ी ने नौकरी करनी तो दफ्तरों फ़ोन आ जाए तो भाईजान जाना पैंदा है। अच्छा, उसमें जो चीज़ मैंने सीखी एक हैरान कर देने वाली, जो आप कह रहे थे कि आपने भी तस्वीरें देखी, वीडियोस देखी कि वो बुलेट प्रूफ जो है ना वो कवर्स हैं और सर के ऊपर भी लिया हुआ है। अच्छा, खान साहब के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक कामयाबी तो एक दर्स खान साहब ने हमें दिया, हमने सीखा, वो सबक हमने याद कर लिया कि ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब जो है ना वो आपको बेखौफ कर देता है। वो जो सबक पढ़ाने वाला शख्स था, आज वो खौफ से लिथड़ा हुआ अदालत में आया। ओए होए होए, वो आप इमरान खान साहब की वो तकरीरों का हवाला दे रहे हैं कि जब आप यकीन कर लेते हैं खौफ का बुत तोड़ दो, और ये और वो, ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब जब समझ आ जाए। बिल्कुल ठीक बात हाँ। है। तो अच्छा, उसमें एक और हैरान कर देने वाली तो बात आप कह रहे हैं कि वो खौफ के अंदर लुथड़े हुए थे? लुथड़े हुए थे बिल्कुल। और उसमें कैसे लुथड़े हुए थे सर वो जो आप बुलेट प्रूफ देख नहीं रहे कवर, उनको किस तरीके से उन्होंने पूरी तरह से वो कैसे? अब कवर किया हुआ। मैंने तो सुने तस्वीरें देखी है ना, आप वही तो मैं मुशाहिदा किया है। वही तो मैं आपको बताने लगा। उसमें जो हैरान कर देने वाली बात थी ना, अब वो पता नहीं मास्टर पेंट के बने हुए बाल्टी है या कवर है जो सर के ऊपर डालते हैं। अच्छा, अब तो वैसे लोगों ने मजाक करना शुरू कर दिया, पता क्या? अब तो लोग कहते हैं कि वो बाल्टी जो है या वो कवर वो इतना मशहूर हो गया है कि ये ना हो कि लोग बल्ले के बजाय उस बाल्टी को वोट दे दें। अच्छा, वो तो चलो लोगों की अपनी परसेप्शन है, जो कुछ कह रहे हैं। लेकिन मैं उसमें एक और चीज़, नई चीज़ आपको बताने वाला हूँ जो मैं कह रहा हूँ मीडिया पे रिपोर्ट नहीं हुआ। अब देखो, वो काले रंग की बाल्टी है, वो खान साहब ने ऊपर पहनी होती है, कवर होते हैं खान साहब। वो खान साहब उस काले रंग की बाल्टी के अंदर भी काला चश्मा पहन के चल रहे होते हैं। काले रंग की बाल्टी खान साहब के सिर के उत्ते उतों विच काला चश्मा पाया। अच्छा, वो कोर्ट के बाहर जो खान साहब ने लिया के खड़ा किया ना, वो बाल्टी जो चक्की, वो जाहिर सी बात है कि जब आप अंधेरे में होते हैं, काला चश्मा पहने हो, तो फिर जब आप रोशनी में आते हैं तो आपको वो एकदम से चुंधिया जाते हैं। तो खान साहब ने पहले चश्मा लाया। तो जो वो चीज़ां सारियां रिकवर हुई हैं दोबारा, ऐसा तो चीज़ां ठीक हुई हैं, तो खान साहब ने फिर दोबारा पा के ना वो बास्केट साट के पा के ना पहली सीट के उत्ते खान साहब बह गए। अच्छा, तो बहरहाल जो तुम पूछ रहे हो तो मैं दस दिता, बाकी तो नहीं, ये पंजाबी में एकदम से आप शुरू हो गए। मतलब है कि अच्छा, कमरा अदालत के अंदर दाखिल हो गए, वहाँ पे
क्या माहौल था, अच्छा, आज एक और कौन मजे कौन की बैठे बात भी हुए हुई। थे? माहौल भी बताते हैं, मजे की एक और बात, बस 3-4 वैसे बातें हुई हैं, आपको सारे शेयर करते थे जो मीडिया के साथ ने। अच्छा, खान साहब आके ना पहली रो में बैठ गए। खान साहब को जी वो हाज़री लगवाने वाले आ गए वहाँ पे, और खान साहब मैं भी इतने ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ मौजूद हाँ, मैं भी आया, सारे ने हाज़री लगवाइयां। फांसी लगवाने से मुराद मतलब है कि वो कारकुन, कारकुन रहनुमा, हाँ, वो होते हैं ना तस्वीरें बनाने, तहरीक इंसाफ। तहरीक इंसाफ के, जैसे वो मरियम हाई कोर्ट में आती थी तब वहाँ पे हम कहते थे कि हाँ, हाज़री लगवाने वाले आ जाहिर गए। है। तो साफियों ने घेर लिया। खान साहब ने मुख्तलिफ 3 बातें बड़ी अहम की, मैंने जो जिसको डी कोड करके देखा। एक, खान साहब ने कहा कि जनरल बाजवा साहब का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। अच्छा, वो इस बात पे कि इन लोगों को उन्होंने आके जो हुकूमत के ऊपर मुसल्लत कर दिया। मैंने सोचा भी खान साहब आज उनके शुक्रगुजार हो रहे हैं। खान साहब तो बाजवा साहब को कहते थे कि ये तो गद्दार है, ये तो मीर जाफ़र है, ये तो मीर सादिक है, और फिर कौन सा लक़ब नहीं दिया, आज कह रहे थे शुक्रगुजार है। भाई शुक्रगुजार होने वाले को बंदा मीर जाफ़र कहता है, मीर सादिक कहता है, तो ये बात मुझे जो है ना वो समझ नहीं आई भाई खान साहब आज क्या एक नई चीज़ छोड़ के जा रहे थे। फिर खान साहब ने बात की कि मतलब हंस देने वाली बात, पता नहीं मज़ाहिया बात कर रहे थे या वैसे ही चुटकुले छोड़ रहे थे साथियों के साथ। कहते 2013 का जो इलेक्शन था ना, नून लीग को एस्टेब्लिशमेंट ने जितवाया था। अच्छा, वेरी गुड। फिर ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं हैरानी हुई इस गल की? मुझे कोई हैरानी नहीं। खान साहब की बातों पे अब हैरानी आपको होती है? मुझे तो कोई हैरानी नहीं होती। देखें ना, बाजवा साहब ये कहते हैं कि अब इमरान खान साहब कहते हैं कि बाजवा ने साजिश करके मीर जाफ़र क्या मीर सादिक हैं, और फिर उसके बाद उन्होंने साइफर वाला कहानी घड़ी, अमरीकी साजिश हुई, बाजवा ने फिर लोकल साजिश की, फिर वो बैरूनी साजिश नहीं थी, मुदाखलत हुई ना, मुदाखलत हुकूमत गई ना तो फिर तो अच्छा, आज अब उसके बाद फिर खान साहब जो है वो ये कहते थे कि जनाब बाजवा साहब के कहने पे मैंने दोनों सूबाई असम्बलियाँ तोड़ी। शुगल इसलिए लगता कौमी है, असम्बली बाजवा साहब ने तोड़वाती साजिश करके, तो बाजवा साहब दे कहन ते मैं दोवें असम्बलियाँ तोड़ देती हैं। वो तो परवेज़ अली कहता है इमरान खान साहब से बात हो कि हमने पटिशन डाली है कि दोनों सूबाई असम्बलियाँ बहाल करने के लिए। यार ये क्या है यार, वाह ਤੁਸੀਂ सीरियस ਲਈ जा रहे हो। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ना, बात ये है कि हुकूमत के साथ तो बैठने के लिए तैयार नहीं है भाई, इन चोरों के साथ नहीं बैठना, ये नहीं करना, फला नहीं करना। तो शाह महमूद कुरैशी साहब आके कहते हैं कि पीडीएम के कहने के ऊपर हमने असम्बलियाँ तहलील कर दी। वो यार उन्होंने तुम बहन ਨੂੰ ਤਿਆਰ नहीं, उन्होंने तो कहने देते तुम असम्बलियाँ कितना तोड़ देती हैं। फिर आज अच्छा तू अब वापस आ जाना, कमरा अदालत से आ जाना। कमरा अदालत में आ रहा हूँ, अब मैं कमरा अदालत में वापस आ रहा हूँ। आज खान साहब की अपनी की, ये जो बातें हम डिस्कस करें खान साहब की अपनी की हुई आगे आ रही हैं, वही बात आज कमरा अदालत में भी खान साहब की आगे आ गई। अच्छा, एक बात ऐसे आगे आई कि खान साहब की तकरीरों में आप सुनते हैं कि जी कानून का इतलाक बराबरी की सतह पे, अमीर को भी कानून के नीचे लेके आए, गरीब तो कानून के नीचे खान साहब कहता है बल्कि बहुत ज़्यादा है, अमीर को लेके आए, कानून की बालादस्ती कायम करें। आज एडवोकेट जनरल जहांगीर जदून साहब ने जब अदालत के सामने ये बात रखी कि चीफ साहब आज पटिशन आई, एतराज़ लगे, एतराज़ रिमूव हो गए, आज ही टेकअप हो गई, आपने 3 मई तक की ज़मानत दे दी, ये कानून का कौन सा मसावी इतलाक़ है? आर्टिकल 25 मौजूद है। आप ख़ुद कहते हैं कि अल्लाह दिता आए उसके साथ भी वही सलूक होना चाहिए, कोई और आए उसके साथ भी वही सलूक होना चाहिए। जनाब जो खुद पीछे बैठे ज़मानत के लिए आपके पास आए हैं, ये खुद कहते हैं कानून का मसावी इतलाक़ हो, कानून के नीचे अमीर भी उसी तरह के आए और बड़ा भी उस नीचे के आए, तो ये तो खुद अपनी बात के ख़िलाफ़ जा रहे हैं। तो आप इस बात को भी देखें, जब उन्होंने ये बात की ना कि खान साहब तो खुद कहते हैं, उनकी तकरीरों का हवाला दिया पे कानून के नीचे सबको लेके आए, कानून सुप्रीम है, सुप्रीम आइन बालादस्त है, कानून बालादस्त है, सब बराबर तो है खान साहब उसके जो है वो शर्मिंदा से हुआ को मेरी गल्लां फिर आगे आ गई हैं। फिर थोड़ा जिहा मुस्कुराए भी, शर्मिंदा हो गए, फिर थोड़ा जिहा मुस्कुराए भी, बात है नाल फवाद चौधरी साहब भी बैठे थे। अच्छा, वो खैर ज़मानत वगैरह हो गई, और उस पर थोड़े से मुझे लगा कि वो जज साहब ने भी सोचा कि हाँ ये मैंने रिमार्क्स तो दिए थे भी, इस अदालत में अल्लाह दिता के लिए भी वही जो है ना वो कानून है और बाकियों के लिए भी वो कानून थे। फिर जज साहब ने कहा, चीफ साहब ने, कि देखें जी वो एक शहरी तो है ना पाकिस्तान के, उनके बुनियादी हकूक़ भी हैं। तो फिर जहांगीर जदून साहब ने कहा जी वो मसावी हकूक़ उनके शहरी होने के नाते वो बराबरी के हकूक़ हैं। आर्टिकल 25 वहाँ पे भी लगेगा, चाहे ये शहरी भी हो, बराबरी का उन सलूक होना कि इन्हें कहें जो है ट्रायल कोर्ट से जाके ज़मानत लें। हर दफ़ा ये हाई कोर्ट में आ जाते हैं, ज़मानत लेके चले जाते हैं। तो फिर जज साहब ने ये किया, चीफ साहब ने, कि इस बात के ऊपर जो है वो अब आर्गूमेंट रख लिए हैं कि ये जो डायरेक्ट इमरान खान साहब पटिशनें लेके आते हैं, मुतलका अदालत में नहीं जाते, वहाँ से ज़मानत हासिल नहीं करते, तो ये क्या दरख्वास्त काबिल समात है, इस पर नोटिस कर दिया। अच्छा, जब अदालती कार्रवाई का इख्तिताम हुआ ना, बल्कि इख्तिताम होने के करीब एक और चीज़ बड़ी बात हुई। अब आपको पता है खान साहब जब हाई कोर्ट पहुँचते हैं ना, तो गड्डी बाहर
काफ़ी देर इंतज़ार करती रहती है, वो गेट नहीं खुलता। आज भी खान साहब पैदल अंदर गए हैं और फिर बायोमेट्रिक करा के फिर कमरा अदालत में पहुँचे। आधा घंटा पूरा लगा। 11:15 बजे गालिबन बाहर आए हैं, 12:15 बजे कमरे अदालत के अंदर दाखिल हुए हैं और आधा घंटा बैठने के बाद 1:15 बजे अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ है। इस दौरान अदालती कार्रवाई में इमरान खान साहब के वकील ने कहा कि सर ये एक और काम कर देना, मेहरबानी होगी। जज साहब ने पूछा जी वो कौन सा काम? उनका जी ये इमरान खान साहब जब आते हैं ना यहाँ पे अदालत में पेश होने के लिए, तो कमरे अदालत तक पहुँचने के लिए बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अच्छा, तो उस पर आप अगर कोई ऑर्डर फरमा दें। तो जज साहब ने सुनी अनसुनी करनी, बल्कि इस तरह डिक्लाइन कर दी, कहा कि वो इंतज़ामी मामला है, गाड़ी अंदर आनी है नहीं आनी, किस तरह से रेगुलेट करना है, वो रजिस्ट्रार साइड का मामला है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे है, जुडिशल मामले के साथ इसका तो कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, वो अभी चीफ साहब ने इनकार किया ही था, तो पीछे से फवाद चौधरी साहब ने उनको, यार वो 8 बंदे फाड़ लेने एक ही तरीका है, जज साहब ने आपको गिरफ्तारियाँ रुकवाओ। उसमें खान साहब के भांजे भी थे, वो बाद में खान साहब को बताया। जब मुझे खान साहब को बताया कि भांजा भी पकड़ा गया है, खान साहब का उस पर क्या रिएक्शन था, पहला जुमला क्या किया उनकी ज़ुबान से निकला बेसाख था, वो भी आगे चल के बताता हूँ। लेकिन जब फवाद चौधरी साहब ने ये कहा ना कि बाहर गिरफ्तारियाँ शुरू हो गई, ये क्या तरीका है, तो फैसल चौधरी साहब रोस्टम पे आए, उन्होंने कहा कि देखें बाहर गिरफ्तारियाँ शुरू हो गई हैं, हम तो ज़मानत लेने के लिए आए। तो जज साहब ने फिर उनकी इस्तदा डिक्लाइन कर दी, मुस्तरद कर दी कि देखें आप चीज़ों को नैरो डाउन करें और दर्जा हरारत नीचे लेके आएँ। मतलब गिरफ्तारियां वाली गल भी भाई तुसी बंदे ना लेके आओ ना, लोगों को कॉल ना दें। बिल्कुल ठीक बात। फिर जब वो अदालती कार्रवाई नक्शे अमन ना करें ना आप, अदालती कार्रवाई ख़त्म हो गई, फिर खान साहब को बताया गया जी खान साहब आपका भांजा शेरशाह, आपका भांजा गिरफ्तार कर लिया। खान साहब ने कौन? शेरशाह। वो बताने वालों ने बताया कि जी। खान साहब ने कहा कि उसको किसी ने कहा था कोई अदालत आए? उन्होंने नहीं आका जी खान साहब की अदालत आवे, खान साहब की जुबान से पहले ये जो जुमला निकला। चुप बड़ा शौक है आना। वही ना, किसको किसने कहा था भी आप अदालत आओ तो गिरफ्तारी तो होनी है। खान साहब ये कह रहे थे, खान साहब ये फिर भांजे को कह रहे हैं, बाकी सारे कारकुनान को भी बता दें, उनको आप तो कॉल करके बुला लेते हैं, वेलकम करना है, इस्तकबाल करने पहुँचो। उसकी गिरफ्तारी के ऊपर तो आप ये बात नहीं करते, नहीं रोकते। लेकिन भांजे का पता लगा कि शेर शाह भांजा साहब गिरफ्तार हो गए, खान साहब ने उसको किसने कहा था अदालत आ दूँ, अदालत के अंदर दाखिल हो। चले फिर इसका मतलब उनकी अच्छा, जमानत जो है वो हो गई। आपकी एक बात रह गई, आपने तो सारा मेरे पे प्रोग्राम कर दिया। आपको 4 मई की बात बता रहे थे। हाँ, 4 मई की बात बता रहे कि 4 मई को केस लगने वाला है। हाँ, अब ये जो है ना, ये एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। आपको पता है यहाँ सोहेल जफर चट्टा एक DIG ऑपरेशंस होते थे इस्लामाबाद के अंदर। हाँ, उनका केस लगा है। हाँ, उनका एक केस लगा हुआ है ना, अब आ गया समझ आपको। लेकिन आप कह रहे थे उसमें पसे पर्दा या ट्विस्ट है ना, तो मतलब अभी खोलते हैं ना, परतें खोलते हैं ना भाई मेरे। अच्छा। हुआ ये है कि फिर उसके बाद वो जो है वो DG एंटी करप्शन पंजाब लग गए। जी। अच्छा, अब कहानी जो है वो यहाँ से शुरू होती है। ये जो काज लिस्ट आई, ये 27 को भी केस लगा था। अच्छा, मुझे आपकी कहानी का खुदा की कसम नहीं पता। हाँ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਹੈ ਕਿ सोहेल चट्टा ਨੂੰ फारग तो नहीं कराने जा रहे, एंटी करप्शन के DG ਦੇ ਉੱਤੋਂ। अब ये देखे ना बात, मैं अब मैं नतीजे पे पहुंच गया हूँ कि कहानी किधर जा रही है। अब उसका पस मंजर क्या है, ठीक है ना। अब कहानी मंजर है कि दौड़न लगी हैं पंजाब दे दौड़न लगी हैं यार। अच्छा, अब वो उसमें ये है कि इमरान के जो ये 27 को भी मुकदमा लगा। अच्छा, ठीक है। अच्छा। और फिर ये उस दिन चीफ जस्टिस साहब की जो है वो तबीयत नासाज हो गई भी थी, तो सिर्फ उन्होंने इलेक्शन मैटर सुना और बाकी डीलिस्ट कर दिया। अच्छा, उसके बाद जो है वो मुकदमा फिर जो आज कॉज लिस्ट नहीं जारी हुई है, उसके अंदर दोबारा ये मुकदमा अब 4 मई को लगा हुआ है और चीफ जस्टिस साहब के बेंच में है। पहले जो बेंच था वो था जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मंदोखेल और चीफ जस्टिस पाकिस्तान का। अब उसमें एक और तब्दीली हुई, उस बेंच में भी एक तब्दीली हुई और उस बेंच में अब जस्टिस आयशा मलिक आ गई हैं और जस्टिस अतर मिनल्ला हैं और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मंदोखेल साहब नहीं है। मंदोखेल साहब नहीं है। अच्छा, तो वापस अब चलते हैं उस तरफ कि जनाब ये जो सोहेल जफर चट्टा के ख़िलाफ़ जो केस है, अच्छा ये केस है नैब का कि जनाब जो DPO ऑफिस गुजरात है, जब ये साबिक थे वहाँ पे, इनके साथ और भी लोग हैं, तो वहाँ पे कुछ 30 करोड़ रुपए की एम्बेजलमेंट हुई है। तो अब जो है, अब इसकी 30 करोड़ रुपए की एम्बेजलमेंट की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। इस केस के अंदर क्योंकि ये कैंसिलेशन का मैटर है तो बेल हो चुकी भी है। जब हमने डिग आउट किया तो ये पता लगा कि सोहेल जफर चट्टा की इस लाहौर हाई कोर्ट से 2020 नवंबर में
जमानत इसकी ज़मानत हो गई थी। और 2020 इसलिए क्योंकि आम शोहरत ये है कि सोहेल ज़फ़र चट्ठा जो है वो शायद PMLN के बहुत ये करीब सवाल है। आप ये उठा रहे हैं कि जिस केस में 2020 में जमानत हुई, आज अचानक ऐसा क्या होगा 3 साल के बाद उसकी कैंसिलेशन लग रही है? उसकी कैंसिलेशन लग रही है, और जबकि नैब अमेंडमेंट जो है वो आ चुकी कि 50 करोड़ से कम का वो नहीं हो सकता। लेकिन कहानी जो है ना बड़ी दिलचस्प है। उसमें हुआ ये है कि सर, उस जो बेल दिलचस्प तो होगी ना कि 3 साल के बाद बेल कैंसिलेशन की जरूरत क्यों पड़ रही है? ज़रूरत क्यों पड़ रही है, तो वो उसकी तरफ आ रहा हूँ ना मैं। अब ज़रा सब्र तो करो यार, ज़रा सब्र करो ना। आपने मुझे कहानी बताई नहीं, लेकिन मैं कहानी समझ रहा हूँ कि आप जा समझ रहे हैं ना? मैं तुम्हारा रूट पढ़ लिया है। रूट पढ़ लेना। अच्छा, वो फिर उसके बाद वो DG एंटी करप्शन लगे हुए हैं इस वक्त हैं, और जो नवंबर 2020 परवेज़ में लाई के खिलाफ आज एंटी करप्शन में एक और मुकदमा हो गया है। कल अभी वो एक जमानत लेके आए एक और केस में। हाँ मोने सलाई का कोई दोस्त भी आज पकड़ा गया है एंटी करप्शन की तरफ से। ठीक है। अच्छा, तो अब जो है वो वहाँ पे हुआ ये है कि जनाब जो बेल ऑर्डर है उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि जनाब ये जो जिस एम्बेजलमेंट की बात हो रही है, ये स्कैम जो है ये तो सुहेल ज़फ़र चट्ठा ने बतौर DPO अनर्थ किया था। वो जब उसके सामने चीज़ें आई थी कुछ ट्रांजैक्शन, तो उसको शक हुआ और उसने वो मुकदमा खोला, वो स्कैंडल खोला, तो वो पता लगा कि इसके अंदर तो एम्बेजलमेंट्स हैं। तो उस मुकदमे को जब उधर डाला गया तो नैब ने इनको भी एक्यूज़ कर लिया उसके अंदर, और फिर ये हुआ कि ये हुकूमत इमरान खान साहब की थी। इमरान खान साहब की थी। तो जनाब इनको, और उस दौरान में हुआ ये कि सुहेल ज़फ़र चट्ठा जो है वो स्कॉलरशिप के ऊपर अमेरिका में पढ़ने चला गया था। अब नैब ने जो है ना यहाँ पे जनाब अरेस्ट वारंट के लिए वो सारी कार्रवाई शुरू कर दी और उनके अरेस्ट वारंट और ये जारी हो गया। बहरहाल उन्होंने जो है वो प्री अरेस्ट बेल ली वहाँ से हाई कोर्ट से, फिर वो प्री अरेस्ट बेल कंफर्म हो गई। उनकी जो थी मनी ट्रेल तक दी गई, फोरेंसिक ऑडिट हुआ उनका, वो सारा कुछ। आप सारी कहानी बता दें, मैंने इस कहानी का एक जुमले में मलिया मेट कर देना है। हाँ बताएं। ठीक है। अच्छा, वो जो है ना वो बेल पे है, ठीक है ना, कंफर्म हो गई बेल, और उसके अंदर हुआ कि जनाब इनके अकाउंट्स के अंदर जो रकूम आई थी वो इनके जो सारा कुछ था वो पूरी उसकी मनी ट्रेल जो है वो अदालत ने उसके अंदर या अपने ऑर्डर के अंदर लिखा हुआ। तो जनाब अब हुआ ये कि कुछ दिन पहले एक जो है वो की गुम कर परसों नहीं, वो मेरा फोन पकड़ा है मैं आपको, क्योंकि उसके अंदर हाँ कुछ दिन पहले जो है एक एंटी करप्शन पंजाब ने लाहौर मैनेजमेंट वेस्ट कॉरपोरेशन जो थी उसमें मुकदमा एक दर्ज किया है। अच्छा। और उस मुकदमा जो है आप बड़े अभी आप उसको जो है ना वो हैरान होंगे जो अगली बात मैं करने जा रहा हूँ, और वो ये है कि वो जो मुकदमा दर्ज हुआ है जनाब, वो मुकदमा दर्ज हुआ है, एक साहब हैं, ये FIR नंबर है, ये मुकदमा दर्ज हुआ है जनाब, कौन सी तारीख है ये इसमें, देखा इस तरफ नहीं होगी तारीख, ये किधर लिखी होती है यार ये तारीख, ये इसमें चले नीचे लिखी होगी। हाँ जी, 7/4/2023। कब? तकरीबन कोई 10-12 दिन पहले, 10-12 दिन नहीं 20-22 दिन पहले, 20-22 दिन 7 अप्रैल को। हाँ, ठीक है ना, आज 28 है। आज 28 है। हाँ, तो कितने 20 दिन पहले 20-22 दिन ठीक पहले, होगा। हाँ। अच्छा, 20 दिन पहले उसमें हुआ, और इसमें जो नामजद मुल्जमान हैं वो हैं जी एक अमजद नून साहब। अच्छा। अमजद नून साहब कौन है और अमजद नून साहब पे जो है वो चार्ज क्या है? अब जो है अगली बात है ना, फिर आपको बाकी सारी चीज़ें भी समझ आ जाए। अमजद नून साहब जो हैं इनको बनाया गया था जनाब, ये LWMC के जो हैं वो साबिक चेयरमैन है मलक अमजद नून, और ये मलक अमजद नून ने अपने अरसा तैनाती के दौरान अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए जो उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने अज़हर हयात नामी एक शख्स को प्रोक्योरमेंट मैनेजर रखा, और उसकी जो डिग्री थी वो जाली थी और उसका वो तजर्बा भी नहीं था। और फिर इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने इनके साथ मिलके प्रोक्योरमेंट के अंदर और बाकी चीज़ों के अंदर कौमी ख़जाने को 63 करोड़ रुपए का नुकसान पहुँचाया। ठीक है, ठीक हो गया। तो ये इल्ज़ामात हैं। अब ये सवाल पहले होता है ये अमजद नून साहब कौन है? अभी कुछ गुज़िश्ता दिनों कुछ वैसे ये बड़ी स्टोरी है, अगले व्लॉग के लिए रख लें। हाँ नहीं
रख लें अगले नहीं vlog? नहीं अगले व्लॉग नहीं, अब जब आपने कह दिया तो फिर कह दिया है ना। नहीं मैं तो कह रहा हूँ रख लें। अब अमजद नून साहब जो हैं अब जो अमजद नून साहब हैं उनकी ताल्लुकदारी है, रिश्तेदारी है बड़ी शख्सियत के साथ। एक बहुत बड़ी शख्सियत के साथ, जहाँ हम और मैं आप बैठे हैं ना, उनका ताल्लुक यहीं से है और तकरीबन वही ताल्लुक उस बेंच से है जिस बेंच के सामने ये मुकदमा लगा है। यानी ये बताया जाता है मुबैना तौर के ऊपर कि ये वो नून फैमिली जो फिरोज़ खान नून फैमिली है उनके चश्मो चराग हैं और फिर जस्टिस उमरता बंदयाल साहब की कोई रिश्तेदारी भी है इनके साथ। मुबैना तौर पे कहा यह जाता है कि शायद उनके बहन के शौहर हैं अमजद नून साहब। तो ये जो है मुबैना तौर पे मतलब आप श्योर नहीं हैं? मैं जो है अब मुझे हतमी तौर पे नहीं पता, लेकिन कहा यह जाता है। सही। तो लिहाजा इसकी तस्दीक में हम भी लगे हुए हैं। तो बहरहाल तो ये जो है ये बहरहाल ये बड़ा ताल्लुक़ है। मैं भी ख्वाजा तारिक रहीम साहब का इंटरव्यू किया था तो उन्होंने बताया था कि अज़हर नून जो उमरता बंदयाल साहब के ससुर हैं उनके और उनके 70 साल के तकरीबन ताल्लुकात हैं। तो ये एक चीज़ तो मुझे पता है कि वहाँ पे जो है। ख्वाजा साहब का इंटरव्यू आपने कब किया था? ये ख्वाजा साहब का भी परसों तरसों किया था, ख्वाजा तारिक रहीम साहब का, ठीक है। वो जिसमें वो ऑडियो लीक्स को वो मान रहे हैं कि ये उन्हीं की ऑडियोज़ हैं और राफिया उनकी अहलिया और जो महाजबी नून जो हैं उनकी जो ऑडियो है उस हवाले से, ठीक है, वो सास हैं उनकी। हाँ सास है। तो अब ये है दिलचस्प कहानी कि इधर इसलिए अब समझ आया आपको कि 2.5-3 साल से नैब ने यहाँ पे मूव किया हुआ था और वो मुकदमा नहीं लगा था, लेकिन 7 अप्रैल को एक मुकदमा अमजद नून साहब के ख़िलाफ़ हुआ है तो वो फ़ौरन पहले डीलिस्ट हुआ और अब यहाँ पे वो बेल कैंसिलेशन का मुकदमा लग गया। हालांकि बड़ा मुश्किल होता है कि बेल को कैंसिल करना। तो जनाब ये है इस मुकदमे की कहानी और ये मुकदमा चीफ जस्टिस पाकिस्तान ही के बेंच में लगा है। यानी आप तो पूरी कहानी से बता आप ये बता रहे हैं कि चीफ साहब के करीबी अजीज़ हैं तो उनको ये मुकदमा सुनना नहीं चाहिए। आपका इस तरफ भी इशारा ना चाहते हुए आपने इशारा किया कि उनको करीबी अजीज़ का मुकदमा ताल्लुक नहीं, डायरेक्टली नहीं मैं ये कह ही नहीं रहा कि उनको सुनना चाहिए नहीं सुनना चाहिए। देखें बात यह है कि वो तो फैसला, दूसरी बात भी मैं समझ गया आपकी, दूसरी भी समझ गया, तो फैसला उन्होंने खुद करना है ना। दूसरी बात भी मैं समझ गया, लेकिन अब देखें ना ये है कि एक मैंने कहा था कि मैं मलिया मेट कर दूंगा इस सारी चीज़। अच्छा हाँ, अब ये अपीलें किसकी हैं जी? नैब की। लगी कहाँ पे हैं? चीफ जस्टिस पाकिस्तान के बेंच में। तो जब नैब आके अपनी अपीलें वापस ले लेगा तो बस फिर क्या होगा? कैंसिलेशन हो जाएगा? अच्छा, मज़ेदारी की बात यह है कि आपको पता है कि जिस अदालत ने हाई कोर्ट ने कहा था कि ये इसको गलत तौर पे इम्प्लिकेट किया गया और वो जो नैब की टीम है ना उसके खिलाफ इस बात पे इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि जनाब ये तुमने इसको गलत तौर पे एक बंदे को इम्प्लिकेट कैसे किया है, वो भी इंक्वायरी चल रही है। वो ठीक है ना, तो बस नैब आके कह देगा जी हम अपनी अपीलें वापस लेते हैं, तो फिर इसमें इतना बड़ा आपने पता नहीं वो राय का पहाड़ बना दिया। नहीं मैं तो नहीं राय का पहाड़ बना रहा, लेकिन मुकदमा लगा तो मुझे कुछ हैरत हुई है। फिर मैंने तो बस सिर्फ एक मुख्तलिफ वाक़यात हैं उनको आप जितना मर्जी जोड़ें यार। उस वक्त जावेद इकबाल साहब थे चेयरमैन। हाँ, अब वो नहीं है ना, नहीं है, ऑडियो वीडियो वाले मुबैना तौर पे। बिल्कुल। तो अब वो हालात भी नहीं है ना। तो बस ये एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर। तो मैंने भी आपको बताया कि मेरे ख्याल में नैब आके कहेगा जी हम वापस लेते हैं। अगर किसी तरफ से कुछ हुआ है तो इस तरफ से ये हो जाएगा। नहीं, वो वापस लेने के हवाले से तो चीफ जस्टिस हुकूमत ने कहा हुआ कि काजी फैज़ साहब का क्रिएटिव रिव्यू भी वापस लेने अभी तक हो गया वापस। तो सर वो ओपन कोर्ट में भी तो नहीं ना आने ते ओपन कोर्ट ਉੱਥੇ फिर जाके कह देगा सदर दा वकील वफाक दा वकील जनाब ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ फैसला मानते हैं। हाँ, ਕਿਹੜਾ 26 अप्रैल वाला। अच्छा, अब तुम्हें पता है एक और कुछ भी बहुत सारी जो है ना वो र्यूमर्स फैल रही हैं। वो क्या? वो र्यूमर्स हैं कि जनाब कोई जो है वो बहुत ज़्यादा तंग आ चुका हुआ है, एक इंतहाई अहम शख्सियत। अच्छा, और अहम शख्सियत जो है। अच्छा। और वो सोच रही है कि या वो कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट ले ले या कोई बड़े अरसे से मुल्क से बाहर नहीं गए, जब से वो अहम ओहदे पे आए हैं। अच्छा। तो कोई छुट्टी वुट्टी लेके तो ज़रा रिलैक्स करें। कुछ ऐसी खबरें भी हैं लेकिन गैर मुसद्दका खबरें हैं। कोई पीछे दी गल घर दी गल तो नहीं कर रहा? मैं किसी के पीछे की गल नहीं कर रहा। मतलब ये इस तरह की है अफवाहों का। आपको पता है इस्लामाबाद का शहर है, सच्ची दिखा के खब्बी मार रहे हो। सच्ची दिखा। तो इस्लामाबाद का शहर है, वो मुख्तलिफ किस्म की रूमर्स फैलती रहती हैं। एनीवेज, वैसे आजकल जितनी डेवलपमेंट्स हो रही हैं तो काफ़ी रूमर्स फैल भी रही हैं, स्पेकुलेशन भी है, लेकिन उसमें
काफ़ी सारी में हकीकत भी होती है। हाँ, अच्छा, अब दूसरी तरफ जो है ना, वो 2 मई को सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस एक्ट, आपको पता है कि नया रोस्टर जारी हो गया है, हाँ जी, और उसमें तमाम जज साहिबान यहाँ पे मौजूद हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल, ठीक है, तो वो भी लगना है लगना है 2 मई को। 2 मई को। उसमें अभी नोटिस, हाँ, वो तो हुआ है ना। हाँ। अब देखते हैं कि उसके अंदर क्या होता है, लगता है, लेकिन वो फाइनल कॉज लिस्ट में तो नहीं आया, ज़ाहिर है उसकी सप्लीमेंट्री में आएगी। हाँ, सप्लीमेंट्री मैंने कल सप्लीमेंट्री भी बड़ी खबरों वाली होंगी। बहुत बोर कर दिया आपने लोगों को, अब कंक्लूड इजाज़त ले कर लें, लें। हाँ, कंक्लूड ले लें। आप नहीं करना, पकड़ें। चलें, आज आप करते हैं। चलें नाजरीन, हमारे साथ, बल्कि मैं उनके साथ था या वो मेरे साथ थे, अब ये भी कहना मुश्किल हो गया, लेकिन आपने आज के प्रोग्राम को जो सुना होगा, मेरे ख्याल से जो हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से ऐसी ऐसी चीज़ें मुनफरद, दिलचस्प और वो लम्हात जो मीडिया पे उस तरह से रिपोर्ट नहीं हो सके, वो आपको बताया, आपने उससे भी महसूस होंगे। और ये जो स्टोरी आज कय्यूम सदीक साहब लेके आए हैं, मेरे ख्याल से उस स्टोरी ने भी आपके ज़हनों में बहुत सारे सवालात को जन्म दिया होगा। हम भी उन सवालों के जवाब की तलाश में हैं, आप भी तलाश करें, लेकिन फ़िलहाल इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला आप सबका, हम सबका हामी नासिर हो, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। शराय दस्तूर से अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।